बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुश आमदीद। बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, इस चैप्टर की स्टडी कर रहे थे हम। और प्रीवियस क्लास में हमने प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल पढ़ लिया था। हमने प्लांट में एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस देखा कि जी प्लांट इनको कैसे रिस्पॉन्स करता है। और उसके बाद हमने प्लांट में चूंकि नर्वस कोऑर्डिनेशन तो नहीं होता, सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, तो एंजाइम्स में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन से फाइटो हार्मोन्स होते हैं, उनको हमने देखा। अब हम बात करेंगे एनिमल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। अब कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन पर तो मैं इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में ही ब्रीफ कर चुका हूँ कि कंट्रोल से मुराद है पूरी बॉडी को संभालना, और कोऑर्डिनेशन से मुराद होता है कि मुख्तलिफ ऑर्गन आपस में मिलकर काम कर रहे होते हैं, इसको आप कोऑर्डिनेशन कहते हैं। पूरी बॉडी को संभालने के लिए एनिमल्स को कोऑर्डिनेशन की इंतहाई ज़रूरत होती है। अगर और एनिमल को अपनी पूरे किसी भी काम में, यानी कि कोई एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, कोई स्टिमुलस है, उसको रिस्पॉन्स करना है, इन तमाम मालूमात के लिए, पूरी बॉडी को संभालने के लिए, पूरी बॉडी में कंट्रोल कायम करने के लिए एनिमल्स को कोऑर्डिनेशन की अशद ज़रूरत होती है। एनिमल्स कोऑर्डिनेशन करेगा, उसके मुख्तलिफ ऑर्गन आपस में मिलकर काम करेंगे, सो उसका जो कंट्रोल का टारगेट है वो अचीव होगा। अब हम ये भी बात कर चुके हैं पहले ही कि एनिमल्स में दो तरह की कोऑर्डिनेशन होती है, एक कहलाती है नर्वस कोऑर्डिनेशन और एक कहलाती है केमिकल कोऑर्डिनेशन। दोनों में क्या फर्क होता है ये भी मैं काफी डिटेल में बता चुका हूं, मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा और फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स में सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, जबकि एनिमल्स में नर्वस कोऑर्डिनेशन भी होती है और केमिकल्स कोऑर्डिनेशन भी होती है। नर्वस कोऑर्डिनेशन में एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं जी, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जब इन्हें मैसेज कैरी करना होता है, कन्वे करना होता है, तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल की सूरत में पेश करते हैं जी, जिसको हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। यानी कि बहुत ही हल्का सा माइन्यूट सा करंट क्रिएट होता है जी, और वो करंट इनकी बॉडी में ट्रेवल करता है। तो अगर एक ऑर्गन से एक इम्पल्स तैयार होता है, वो दूसरे ऑर्गन तक जाता है, इसको हम कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर जो है वो एक ऑर्गन से जब पैगाम दूसरे ऑर्गन पर पहुंचता है तो वो एक केमिकल सब्सटेंस की सूरत में पहुंचता है, जिसको हम कहते हैं हॉर्मोन्स। ठीक है जी, ये असल बेसिक फर्क है। अब जो नर्वस इम्पल्स होता है या नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है, ये एनिमल एक सिस्टम के थ्रू करते हैं जिसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। अब केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे पास एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं केमिकल और एंडोक्राइन सिस्टम। पहले हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन पर बात करनी है। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है उसके लिए जो सिस्टम एनिमल्स के पास पाया जाता है उसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। अब ये नर्वस सिस्टम किस तरह काम करता है इसका पूरा पहले पाथ समझ लेते हैं जी, फिर इस नर्वस सिस्टम की कंपोनेंट्स पर बात करेंगे। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि नर्वस पाथवे जो है वो क्या है, कैसे काम करता है। ये जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है ये पूरा एक खास पैटर्न, एक खास सीक्वेंस में काम करता है, इसको हम कह रहे होते हैं नर्वस पाथवे। और थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये नर्वस पाथवे स्टार्ट होता है जी स्टिमुलस से। ये स्टार्ट होता है स्टिमुलस से। स्टिमुलस होती है जी माहौल में होने वाली तब्दीलियों को स्टिमुलस कहा जाता है। ठीक है जी, फिर ये जो स्टिमुलस होते हैं ये हमारी बॉडी के कुछ खास ऑर्गन्स रिसीव करते हैं, जिनको हम कहते हैं सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स आपकी बॉडी में से 5 होते हैं जी। ये वो वाहिद ऑर्गन्स हैं आपकी बॉडी में जो स्टिमुलस को रिसीव करने की एबिलिटी होती है इनमें। फिर उसके बाद इन सेंस ऑर्गन्स में खास किस्म के सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं रिसेप्टर्स। और ये क्या करते हैं जी, ये स्टिमुलस के हिसाब से एक नर्व इम्पल्स बना देते हैं, एक खास किस्म का नर्व इम्पल्स बन जाता है। और फिर रिसेप्टर से ये नर्व इम्पल्स ट्रेवल होके आपके ब्रेन तक जाते हैं। जिस रास्ते के जरिए ये ट्रेवल होते हैं या जिस पाथ पर ये ट्रेवल होते हैं उस पाथ को हम कहते हैं एफरेंट पाथवे। यानी एफरेंट पाथवे वो रास्ता होता है जो रिसेप्टर से इम्पल्सिस को लेके आपके कोऑर्डिनेटर्स तक जाता है। अब कोऑर्डिनेटर एक्चुअल में तो हमारा ब्रेन होता है जी, लेकिन बाज औकात एफरेंट पाथवे जो है वो इम्पल्स को डायरेक्ट ब्रेन तक नहीं लेके जाता, बल्कि पहले स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाता है और फिर स्पाइनल कॉर्ड आपके ब्रेन तक इसको पहुंचाता है। और कुछ केसेस में एफरेंट पाथवे जो है वो आपके डायरेक्ट नर्व इम्पल्स को ब्रेन तक ले जाते हैं। अब ब्रेन जो है वो आपके इस इम्पल्स को, जो आपका इम्पल्स आया है, जो स्टिमुलस से रिलेटेड इम्पल्स है, इसको स्टडी करेगा, देखेगा क्या मामला है और फिर डिसाइड करेगा, एक डिसीजन लेगा। ये डिसीजन जो है वो एक नर्व इम्पल्स की ही सूरत में वो बनाता है।
तो एक नर्व इम्पल्स अब आपका ब्रेन एक बनाएगा नर्व इम्पल्स, और ये नर्व इम्पल्स एक और पाथवे, एक डिफरेंट पाथवे होता है जिसको हम कहते हैं इफरेंट पाथवे। डिफरेंट पाथवे के जरिए अब ये नर्व इम्पल्स जो है वो कुछ ऑर्गन्स तक जाएगा, उन ऑर्गन्स को हम कहते हैं इफेक्टर्स। और इफेक्टर्स अब इस नर्व इम्पल्स के जरिए एक एक्शन करेंगे जिसको आप कह रहे होते हैं रिस्पॉन्स। ये पूरा पाथवे है जी, नर्वस सिस्टम का काम करने का तरीका ये पूरा है। ठीक है जी। एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो हमारे पास सपोज करें जी, ये एक सेंस ऑर्गन है, कोई सा भी ले लें जी, जैसे कि ये एयर है, कान आपका। अब किसी ने आपको आवाज लगाई, दिस इज, अगर किसी ने आपको आवाज लगाई है, किसी ने आपका नाम पुकारा है, तो ये आपके माहौल में एक तब्दीली हो गई, यानी स्टिमुलस। अब जब कोई आपको आवाज पुकारता है, आपका नाम पुकारता है, तो आप इसको जिस सेंस ऑर्गन से रिसीव करते हैं वो एयर है। ठीक है जी, तो ये एयर आ गया आपका। तो आपके माहौल में एक तब्दीली हुई है जी, किसी ने आपका नाम पुकारा, ये स्टिमुलस हो गया। आपके फिर बॉडी में एक ऑर्गन है इस स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए, जो कि एयर कहलाता है। अब एयर आपके इस स्टिमुलस को डिटेक्ट कर लेगा, पकड़ लेगा। फिर एयर में पाए जाते हैं जी रिसेप्टर सेल्स। रिसेप्टर सेल्स क्या करेंगे जी, एयर के अंदर जो रिसेप्टर सेल्स हैं वो इसका एक इम्पल्स बना देंगे। अब ये इम्पल्स इस पाथवे के जरिए दिमाग तक जाता है, ये जो ग्रीन कलर से आपको नजर आ रहा है ना, ये इम्पल्स आपका इस पाथवे के जरिए ट्रेवल करके आपके दिमाग तक जाएगा। इस पाथवे को हम कहते हैं एफरेंट पाथवे। अब आपके दिमाग को ये इम्पल्स मिल जाएगा जी, आपका दिमाग इस इम्पल्स को स्टडी करेगा, देखेगा जी किसने आवाज पुकारी है जी, क्या आवाज है, कौन है, शायद कोई पहचानता है ये आवाज को दिमाग, तो वो देखेगा जी कि क्या ये आवाज सिमिलर सी है या नहीं, जो भी है जी। उसके बाद फिर वो अपना एक रिस्पॉन्स तैयार करेगा ब्रेन, किसकी शक्ल में, एक इम्पल्स की शक्ल में, एक करंट की शक्ल में वो एक रिस्पॉन्स बनाएगा। और वो रिस्पॉन्स अब आपकी एक दूसरा पाथवे होता है जिसको हम कहते हैं इफरेंट पाथवे। इफरेंट पाथवे के जरिए अब आपके ये इफेक्टर्स तक जाएगा। इस केस में, इस एग्जाम्पल में, वो आपके इफेक्टर्स जो है गर्दन के मसल्स हो सकते हैं जी, ग्लैंड्स भी हो सकते हैं, मसल्स भी हो सकते हैं। इस एग्जाम्पल में वो इफेक्टर आपके गर्दन के मसल्स होंगे। तो अब आपका दिमाग जो है वो एक जवाब तैयार करेगा मसल्स के लिए कि जी आपने मुड़ना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, मूवमेंट शो करनी है जी, और पीछे की तरफ गर्दन को मोड़ना है। ये ब्रेन ने जो रिस्पॉन्स तैयार किया, ये एक इम्पल्स की सूरत में तैयार किया। ये इम्पल्स आपके इफरेंट पाथवे के जरिए आपके गर्दन के मसल्स तक जाएगा, जो कि इफेक्टर्स होंगे। और फिर इफेक्टर इस इम्पल्स की वजह से एक रिस्पॉन्स दिखाएंगे। और आपका रिस्पॉन्स क्या होगा जी, आप अपनी गर्दन को मोड़ के आवाज की तरफ फेस कर लेंगे, देखेंगे जी किसने आवाज दी है, वगैरह वगैरह। तो ये पूरा एक आपका नर्वस सिस्टम जो है, जिसको हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, इस पूरे नर्वस सिस्टम का काम करने का ये पूरा तरीकाकार है, नर्वस पाथवे। अब इनमें बहुत सारे कंपोनेंट्स आ रहे हैं जो आपके नर्वस सिस्टम के हिस्सा है। ब्रेन है, सेंस ऑर्गन है, एफरेंट पाथवे है, इफरेंट पाथवे है, फैक्टर्स है, ये सारे आपका ब्रेन नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं। तो ये नर्वस सिस्टम का मेजर पाथवे हो जाता है, यानी हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम होता है वो इस तरह काम करता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम आपका काम करता है जी, आपके मुंह में आना, खाना आता है, एसोफेगस में जाता है, फिर वहां से स्टमक में जाता है, फिर स्टमक से इंटेस्टाइन में जाता है। इसी तरह ये नर्वस सिस्टम का आपका काम करने का पूरा एक रास्ता हो गया। इस तरीके से आपके नर्वस सिस्टम काम करेगा। अब नर्वस सिस्टम के काम करने में या नर्वस सिस्टम में कंपोनेंट्स कौन कौन से हो जाते हैं जी, तो ये सेंस ऑर्गन्स हो जाते हैं जो कि आपके इम्पल्स को रिसीव करते हैं। फिर ये रिसेप्टर्स हो जाते हैं जी, ये रिसेप्टर्स आपके इम्पल्स को, आपके स्टिमुलस को इम्पल्स में कन्वर्ट करते हैं। फिर ये पूरा पाथवे हो गया जी एक, जो आपके इम्पल्स को लेकर जा रहा होता है दिमाग में। फिर ये सबसे मेजर कंपोनेंट होता है, ये स्टडी कर रहा है, इम्पल्स बना रहा है ब्रेन। फिर उसके बाद ये एक इफरेंट पाथवे होता है जी, जो आपके इम्पल्स को इफेक्टर्स तक लेके जाता है। फिर ये इफेक्टर्स तो आपकी बॉडी के कोई भी मसल्स, कोई भी ग्लैंड हो सकते हैं, और उस पर फिर आप एक रिस्पॉन्स दे होते हो। तो ये कुछ मेजर पार्ट्स होंगे जो हमें स्टडी करने होंगे जी। रिसेप्टर्स को हमें पढ़ना होगा, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ब्रेन को हमें पढ़ना होगा, फिर स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत सारे इम्पल्सेस आपके एफरेंट पाथवे के जरिए स्पाइनल कॉर्ड तक आते हैं, फिर स्पाइनल कॉर्ड उनको कैरी करता है दिमाग तक। तो आपको कौन कौन से कंपोनेंट्स पढ़ने पड़ेंगे इसमें, सेंस ऑर्गन्स पढ़ना पड़ेंगे, रिसेप्टर्स पढ़ना पड़ेंगे, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, और फिर ये जो नर्व इम्पल्स है, ये जो नर्व इम्पल्स है इसको भी आपने पढ़ना होगा। तो दैट वुड बी योर नर्वस सिस्टम। फिर उसके बाद हम बात करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन पे, और उसका जो सिस्टम होता है एंडोक्राइन सिस्टम, उस पर। ये वाला जो नर्वस सिस्टम है प्लांट में ये नहीं था, प्लांट में ये नहीं था। और आप देख रहे हैं इसके अंदर जो मैसेजेस कैरी हो रहे हैं वो इम्पल्स की सूरत में हो रहे हैं। सो इसलिए आपने इसको नर्वस कोऑर्डिनेशन ही कहा।
अब नर्वस पाथवे तो हमने समझ लिया, हमने नर्वस सिस्टम के काम करने का जो पूरा रूट है, जो पूरा तरतीब है, वो हमने समझ ली। अब हम बात करेंगे जी इसमें न्यूरॉन्स की। न्यूरॉन्स क्या है? आपका ये जो नर्वस सिस्टम है, ये खास किस्म के सेल्स से बना हुआ होता है। चाहे इसमें आप ब्रेन ले लें, ब्रेन भी आपके खास किस्म के सेल से बना हुआ है। चाहे आप इसमें स्पाइनल कॉर्ड की बात कर लें, एफरेंट पाथवे की बात कर लें, इफरेंट पाथवे की बात कर लें, या रिसेप्टर्स की बात कर लें। नर्वस सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट्स आ रहे हैं, चाहे इफरेंट पाथवे है, चाहे एफरेंट पाथवे है, चाहे स्पाइनल कॉर्ड है, चाहे ब्रेन है, चाहे रिसेप्टर्स है, दे ऑल आर मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। ठीक है जी। इनको स्पेशलाइज क्यों कह रहा हूं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। न्यूरॉन से बना हुआ है जी आपका पूरा नर्वस सिस्टम। यानी ये नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल यूनिट हो गया, फंक्शनल यूनिट हो गया। all the components of the nervous system is made up of this type of cell, neurons. All components of nervous system, हमारे नर्वस सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट्स आ रहे हैं, वो सब इसे खास किस्म के सेल से बने हुए होते हैं। इज कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स। सेल्स हैं ये, कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन से बने हुए होते हैं जी। और ये क्या है जी, न्यूरॉन जो है वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स। स्पेशलाइज क्यों कह रहा हूं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है जी। तो आपके नर्वस सिस्टम के ये जितने भी कंपोनेंट अभी हमने पढ़े, ये जो कंपोनेंट है दिमाग, ये जो कंपोनेंट है ई फ्रंट पाथवे, ये जो कंपोनेंट है एफ फ्रंट पाथवे, ये जो आपके सेंस ऑर्गन्स में जो रिसेप्टर्स होते हैं, ये भी, ये सारे न्यूरॉन्स से बने हुए हैं। बस इनके न्यूरॉन्स थोड़े एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट होते हैं, अदरवाइज दे ऑल आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। तो अब न्यूरॉन्स स्पेशलाइज क्यों है जी? क्योंकि ये आपके बॉडी के वाहिद सेल्स होते हैं जिनमें से नर्व इंपल्स कैरी हो सकता है, क्रिएट हो सकता है। ये वाहिद सेल हैं जो आपकी बॉडी में एक करंट बना सकते हैं और उस करंट को अपने अंदर से गुजार सकते हैं। दे कैन कंडक्ट एंड दे कैन क्रिएट इम्पल्स। करंट तो अजीब लगता है, फिजिक्स का वर्ड है, इसलिए हम इम्पल्स बोल रहे होते हैं, वैसे बहरहाल ये है करंट। तो न्यूरॉन्स स्पेशलाइज क्यों है? क्योंकि ये वाहिद सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में जो क्रिएट भी कर सकते हैं और कंडक्ट भी कर सकते हैं। क्रिएट भी कर सकते हैं और कंडक्ट भी कर सकते हैं एक हल्का सा करंट, जिसको आप कह रहे होते हैं नर्व इम्पल्स। ठीक है जी। अब ये कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे कंडक्ट करेंगे, वो हमने नर्व इम्पल्स में पढ़ना होगा। ठीक है। तो दैट इज व्हाई दे आर स्पेशलाइज्ड सेल्स, बिकॉज दे कैन क्रिएट इम्पल्स, दे कैन कैरी इम्पल्स। इनमें से करंट, ना सिर्फ इनसे करंट बनता है, बल्कि इनमें से गुजर के आगे बढ़ता है जी, ब्रेन तक जाता है, फिर ब्रेन इनको लेके जाता है, वगैरह वगैरह। अगर इनमें ये सलाहियत नहीं होती तो फिर आप मुझे बताएं किस तरीके से नर्व इम्पल्स आपका ब्रेन तक जाता है, या ब्रेन से किस तरह नर्व इम्पल्स जो है वो इफेक्टर तक आता है? नहीं। और बाकी जितने भी आपके सेल्स होते हैं जी, एपिथेलियल सेल्स होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज होते हैं जी, कनेक्टिव टिश्यूज, उनमें ये सलाहियत नहीं है। उनमें से करंट गुजरेगा तो उनको नुकसान होगा। वाहिद ये सेल है जिनमें से करंट गुजर सकता है। अब जरा इसका स्ट्रक्चर देखें, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, तो ये आपके पास एक डायग्राम नजर आ रही है जी इम्पल्स इसकी। ये एक डायग्राम है इसकी। इस डायग्राम के थ्रू हम इसके जरा स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो हमारे इसमें जो नर्व न्यूरॉन होता है, इसमें दो बड़े पार्ट होते हैं। एक तो जी ये पार्ट है, ये एक सेल है इसका। इट इज वैसे तो ये पूरा सेल है जी, इसमें ये मेजर सेल है जी। इसको आप कहते हो सेल बॉडी या सोमा, ये लिखा हुआ। सेल बॉडी भी कहते हैं इसको हम, और सोमा भी कहते हैं। ये एक एक्चुअल सेल है जी, और जिसमें से ये ब्रांचेस निकल रही है। देखिए ये ब्रांचेस निकल रही है, एक जरा लंबी सी ब्रांच है, बाकी जरा छोटी छोटी सी ब्रांच है। ठीक है जी। मैं यहाँ डायग्राम को खराब नहीं करता, वैसे मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको हल्के से नीचे एक छोटी सी डायग्राम बना के। तो आपका न्यूरॉन बेसिकली है क्या जी, एक नॉर्मल ऑर्डिनरी सा सेल होता है। नॉर्मल ऑर्डिनरी सा सेल तो आपका ऐसा होता है ना, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है, बस इसका यूं समझ लें आप कि इसकी मेम्ब्रेन में बहुत सारी आपको ऐसी ब्रांचेस सी निकलती हुई नजर आ रही है। ऐसे ब्रांचेस निकली हुई है जी, ये ब्रांचेस निकली हुई है इसमें से, जिनमें से एक ब्रांच तो कुछ ज्यादा ही बड़ी है। एक ब्रांच तो कुछ ज्यादा ही बड़ी है। तो ये जो इसका नॉर्मल सेल है, ये पूरा सेल, इसको आप कहते हैं सेल बॉडी या सोमा। और ये जो ब्रांचेस होती है इनको आप कहते हैं सेल प्रोसेसेस। ठीक है। तो एक न्यूरॉन में दो चीजें हैं, एक सेल बॉडी, इसको आप सोमा भी कह रहे होते हैं, और दूसरा सेल प्रोसेस, सेल प्रोसेसेस।
सेल बॉडी इसका बेसिकली जो मेजर सेल है वो है, और जो सेल प्रोसेस है वो इसमें से जो ब्रांचेस निकल रही है। तो ये आपका पूरा जो नजर आ रहा है आपको ये डायग्राम में, ये सही है, इसका सेल बॉडी हो गया। इसमें न्यूक्लियस भी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ये पूरे एक नॉर्मल सेल की तरह होता है। ये आपके न्यूरॉन को जिंदा रखता है जी, ये पूरे एक नॉर्मल सेल की तरह होता है। अब इसमें से जो ब्रांचेस निकल रही है, दो तरह की ब्रांचेस है। एक वो ब्रांच है जी जो छोटी छोटी सी है जी, ये वाली, ये वाली, ये देखें जी, ये सारी छोटी छोटी सी ब्रांचेस हैं। इन स्मॉलर ब्रांचेस को हम कह रहे होते हैं डेंड्राइट्स। और एक आपको ये बड़ी सी ब्रांच नजर आ रही है, इस बड़ी सी ब्रांच को हम कहते हैं एक्सॉन। ठीक है जी। तो छोटी छोटी सी ब्रांचेस क्या कहलाती है? डेंड्राइट्स। और बड़ी सी ब्रांच जो है वो कहलाती है एक्सॉन। ये डेंड्राइट्स जो है ये वो हिस्से होते हैं जहां से दूसरा न्यूरॉन जुड़ा हुआ होता है। अब इस एक्सॉन की बात करें तो इस एक्सॉन में ये खास किस्म के सेल्स होते हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं, ये दे आर स्पेशलाइज्ड, ये छोटे छोटे से इसमें सेल्स लगे हुए हैं, इनको हम कहते हैं शॉन सेल्स। शॉन सेल्स की खास बात ये होती है कि अपने अंदर से माइलिन शीट्स को निकालती हैं, या इन शॉन सेल्स के आसपास माइलिन शीट नाम की फैट की लेयर स्टोर होती है। और माइलिन शीट की खास बात है कि इसमें से करंट कंडक्ट नहीं हो सकता। तो इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये जो एक्सॉन में करंट गुजर रहा है वो सिर्फ यहाँ जाएगा जी, इन जगहों से रिलीज नहीं होगा। जैसे आप एक कॉपर का वायर लेते हैं और उस पर रबड़ चढ़ा देते हैं, क्यों? ताकि कॉपर के वायर में से ही करंट गुजरे और रबड़ में से करंट जो है वो साइड में से ना निकल जाए। ये यहाँ पे मामला हुआ है जी, एक्सॉन में से करंट ट्रेवल हो रहा होता है। तो ये जो शॉन सेल है इनके इर्द गिर्द क्या बन रहे? माइलिन शीट। जिससे क्या होगा जी, अब आपका इस एक्सॉन में से साइडों से करंट रिलीज नहीं हो सकता, ये एक इंसुलेटर की तरह काम कर रही है। जबकि इन शॉन सेल के बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं जहां पर माइलिन शीट डिवेलप नहीं हुई भी होती, उन पॉइंट्स को हम कहते हैं नोड्स ऑफ रणवीर। जबकि एक्सॉन के आखिर में आपको उसकी छोटी छोटी सी ब्रांचेस नजर आ रही होती हैं, वो भी फर्दर ब्रांच हो जाता है जी, उसको आप कहते हो एक्सॉन टर्मिनल। इस एक्सॉन टर्मिनल से दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स जुड़ी हुई होती है। और ये जो यहाँ पर ये वाली जो डेंड्राइट्स है, यहाँ से पहले वाले न्यूरॉन का टर्मिनल जुड़ा हुआ होगा, तो इस तरह ये एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाती है। ठीक है जी। तो ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। हम इसको एक अपनी सी नॉर्मल सी डायग्राम बना के अपने तौर पे स्टडी कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इसका सेल बॉडी होता है, ये इसका सेल बॉडी हो गया जी सोमा। जो इसका नॉर्मल सेल है इसमें तमाम ऑर्गेनल्स होते हैं, फूड वगैरह रिस्पायर करता है, ये एटीपी प्रोड्यूस करता है न्यूरॉन्स के लिए। अब इसमें से यहाँ से इसकी छोटी छोटी सी ब्रांचेस निकल रही होती हैं जी, ये ब्रांचेस है। इन छोटी छोटी ब्रांचेस को हम कहते हैं डेंड्राइट्स। और एक ये बड़ी सी ब्रांच निकल रही होती है, इसको हम कहते हैं एक्सॉन। एक्सॉन फिर आगे जाके, यानी एक्सॉन जहाँ टर्मिनल पर आती है, यानी किनारे जो होते हैं वहां के फर्दर ब्रांचेस हो जाती है, इनको आप कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स। इस एक्सॉन में सेल्स होते हैं जी कुछ शॉन सेल्स के नाम से, जिनके अराउंड जो है वो एक माइलिन शीट डिवेलप हो जाती है। और ये माइलिन शीट इंसुलेटर के तौर पे काम करती है, जिससे एक्सॉन में जो करंट फ्लो हो रहा है वो यूनी डायरेक्शनल हो जाता है, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा, साइडों से निकलेगा नहीं। जबकि बीच बीच में कुछ जगहों पर आपको एक्सॉन में माइलिन शीट डेवलप हुई भी नजर नहीं आती, उनको आप कहते हैं नोड्स ऑफ रणवीर। अब ये एक न्यूरॉन है। अब जो दूसरा न्यूरॉन है, दूसरा न्यूरॉन जो है वो एक्सॉन के टर्मिनल से कनेक्ट हुआ होगा, उसके जो डेंड्राइट्स हैं, ये डेंड्राइट्स, ये इसके जो है वो एक एक्सॉन टर्मिनल से ऐसे कनेक्ट हुए होंगे, ये दूसरा न्यूरॉन आ गया, ये उसका एक्सॉन हो गया जी, ये उसके टर्मिनल हो गए। ठीक है जी। तो डेंड्राइट और एक्सॉन के दरमियान कनेक्शन हो रहा है, एक्सॉन टर्मिनल और डेंड्राइट के दरमियान। पहले वाले न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल है जो कि कनेक्ट हुए हुए किससे? दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से। यहाँ पर भी यही मामला होगा कि ये डेंड्राइट है, यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल जुड़ा हुआ होगा एक पहले वाले न्यूरॉन का, ये पहला वाला न्यूरॉन हो गया। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी वही मामला है कि जी एक्सॉन टर्मिनल से डेंड्राइट्स जुड़े हुए होते हैं, तो ऐसे पूरे एक पाथ बन जाएगा, एक न्यूरॉन से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। करंट कैसे कंडक्ट होगा इसमें? इंपल्स कैसे क्रिएट होता है जी, कैसे कंडक्ट होता है, क्या डायरेक्शन होती है? डेंड्राइट से आता है, डेंड्राइट से करंट आएगा, सेल बॉडी में जमा होगा, और फिर सेल बॉडी में ये एक्सॉन से होता हुआ फिर आपके पास ये जो है टर्मिनल्स के थ्रू दूसरे डेंड्राइट्स, दूसरे न्यूरॉन में आ जाएगा। ठीक है जी। यानी कि सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से टर्मिनल, टर्मिनल पर आकर ये डेंड्राइट दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट को मिल जाएगा।
अब डेंड्रॉइड में आएगा तो ये सेल बॉडी से होता हुआ, टर्मिनल से होता हुआ यहाँ टर्मिनल से निकलेगा और दूसरे, तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गई जी, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, इम्पल्स फ्लो हो रहा है। कैसे क्रिएट होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम नर्व इम्पल्स की बात करेंगे। तो ये हो गया एक न्यूरॉन। हाँ, आपका पूरा नर्वस सिस्टम इन्हीं जैसे न्यूरॉन से बना हुआ है। बस 3 किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं। एक न्यूरॉन्स कहलाते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स ये वो न्यूरॉन्स होते हैं जो एफरेंट पाथवे में आपको मिलेंगे, यानी वो रास्ता जो आपके इम्पल्स को ब्रेन तक लेकर जा रहा होता है, एफरेंट पाथवे। दूसरे होते हैं मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन आपको इफरेंट पाथवे में मिलते हैं, इफरेंट पाथवे। और तीसरा होता है जी इंटर न्यूरॉन, जो आपको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मिलते हैं, इंटर न्यूरॉन। ये आपको कहाँ मिलेंगे? ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड में। तो 3 किस्म के न्यूरॉन होते हैं। पहला सेंसरी न्यूरॉन, ये कहाँ मिलते हैं हमें? ये इफरेंट पाथवे में मिलते हैं। मैंने आपको ऊपर बताया इफरेंट पाथवे क्या होता है, वो रास्ता जिसका काम है इम्पल्स को सेंसरी ऑर्गन से लेकर ब्रेन तक लेकर जाना। ठीक है जी, सेंसरी ऑर्गन से ये इम्पल्स जा रहा होता है ब्रेन तक, तो जिस रास्ते से जा रहा होता है वो कहलाता है इफरेंट पाथवे, और इस पाथवे में जो न्यूरॉन्स होंगे उनको हम कहेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स। उसके बाद इफरेंट पाथवे कौन सा था? ब्रेन से जब इम्पल्स इफेक्टर्स तक जाता है, इफेक्टर्स तक जाता है तो जिस रास्ते के जरिए जाता है उसको आप कह रहे होते हो इफरेंट पाथवे। और इफरेंट पाथवे में जो न्यूरॉन्स आपको मिलेंगे वो कहलाएंगे मोटर। जबकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये भी आपके नर्वस सिस्टम का हिस्सा होता है, और ये भी आपके जो है वो न्यूरॉन से बने हुए होते हैं। लेकिन ये जो न्यूरॉन्स हैं ये कोई लाना ले जाना नहीं कर रहे करंट को, बल्कि ये करंट को स्टडी कर रहे हैं, पल्स को पढ़ रहे होते हैं। तो इन न्यूरॉन्स को हम कह रहे होते हैं इंटर न्यूरॉन। तो अगर हम वापस डायग्राम पे आए, इस वाली डायग्राम पे आए, इस वाली डायग्राम पे आए जहाँ पे हमारे पास ई फ्रंट पाथवे, एफरंट पाथवे दोनों मेंशन हुआ है। तो इस डायग्राम में ये जो ई फ्रंट पाथवे है इसमें हमारे पास कौन से न्यूरॉन्स होंगे? सेंसरी न्यूरॉन। ये जो हमारे पास इफरेंट पाथवे है वो एफरेंट था, ये इफरेंट था। इफरेंट पाथवे में जो हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं वो कौन से होंगे? वो मोटर न्यूरॉन होंगे। और ये जो ब्रेन है यहाँ पर भी न्यूरॉन्स होते हैं। मैंने तो आपको कहा है आपके नर्वस सिस्टम का हर चीज न्यूरॉन से बनी हुई है। तो ब्रेन में भी न्यूरॉन्स है, लेकिन ये खास न्यूरॉन्स है, ये लाना ले जाना नहीं कर रहा है। ये दोनों पाथवे जो है एफरेंट और इफरेंट में जो न्यूरॉन्स है सेंसरी और मोटर, ये स्टडी नहीं करते, ये लेके जा रहे होते हैं। जबकि इंटर न्यूरॉन्स जो होते हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं, ये प्रोसेस करते हैं आपके इम्पल्स को, स्टडी करते हैं, देखते हैं क्या मामला है जी और क्या जवाब तैयार करना है। तो यहाँ पर जो आपके ब्रेन वगैरह में जो न्यूरॉन्स होंगे उनको आप कहते हैं इंटर न्यूरॉन्स। तो यूं कह लो आप सेंस आपका जो इम्पल्स बना, रिसेप्टर्स ने जो इम्पल्स बनाया सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू, वो कहा जाता है इंटर न्यूरॉन्स को। और फिर वो इंटर न्यूरॉन्स के थ्रू, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जो है वो आगे इफेक्टर्स तक जाता है। ये न्यूरॉन्स का मामला हो गया। हमने न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर भी देख लिया और उसके फंक्शंस के हिसाब से 3 टाइप्स भी देख लिए। लेकिन हमारे नर्वस सिस्टम में खाली न्यूरॉन्स नहीं होते, एक और किस्म के सेल्स होते हैं। मेजर सेल्स तो वही है न्यूरॉन्स। आपका ब्रेन हो, स्पाइनल कॉर्ड हो, एफरेंट पाथवे हो या इफरेंट पाथवे हो, ये सब आपका न्यूरॉन से बना हुआ है। लेकिन पूरे नर्वस सिस्टम में खाली न्यूरॉन्स नहीं होते, बल्कि कुछ और भी सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया या ग्लियल सेल्स भी कहते हैं। ये असल में कंडक्शन नहीं करते, ये इम्पल्स कैरी नहीं करते, ये बस न्यूरॉन्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये न्यूरॉन्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं। इनकी कई टाइप्स होती हैं, जैसे इस डायग्राम में आपको नजर आ रहे होंगे, ये वाले हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ये वाले हैं माइक्रोग्लिया, और ये हैं एस्ट्रोसाइट्स। ग्रीन वाले एस्ट्रोसाइट्स से नजर आ रहे हैं आपको, जो आपको ब्लू कलर का नजर आ रहे हैं वो है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, और जो आपको पीछे ब्राउन कलर का नजर आ रहा है ये है माइक्रोग्लिया। कई किस्म के होते हैं ये इम्पल्स कैरी नहीं करते, ये बस आपका जो न्यूरॉन है उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। जैसे ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो है ये हमारे माइलिन शीट्स बनाते हैं न्यूरॉन की। एक तो ये माइलिन शीट्स बनाता है, दूसरा ये हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उनको एक खास जगह पे रखता है, मेंटेन रखता है, इनको एक दूसरे से दूर भी रखेगा ताकि एक दूसरे का कंडक्ट जो है ना, एक दूसरे का जो इम्पल्स है इनमें आपस में ना चला जाए। एक दूसरे से सेपरेट भी करता है, इनको अपनी प्लेस पे रखता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये एस्ट्रोसाइट्स और
माइक्रोग्लिया जो है ये क्या करते हैं जी, हमारे न्यूरॉन्स के कुछ डैमेज पार्ट होते हैं उनको खा जाते हैं, या कोई माइक्रो जर्म्स वगैरह आ जाता है तो ये उससे खाते हैं। तो ये जो न्यूरोग्लिया, ये ग्लियल सेल्स होते हैं, ये भी मौजूद है आपके नर्वस सिस्टम में, बस ये कंडक्शन नहीं कर रहा है, ये करंट कंडक्शन नहीं कर रहा है, ये सिर्फ आपके न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं जी। कैसे? उनमें माइलिन शीट्स बना के, उनके अंदर जो है वो डिस्टेंस मेंटेन रख के, उनको पोजिशन में रख के, उनके अगर कोई डेड पार्ट है उसको खत्म करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कोई आ गया उसको खत्म करते हैं। माइक्रोग्लिया जो है वो आपके न्यूरॉन को फूड प्रोवाइड भी करता है, ताकि आपके न्यूरॉन जो है वो अपने फूड से लेते हैं माइक्रोग्लिया से, और फिर उसको बर्न डाउन करके रिस्पायरेशन के थ्रू एनर्जी हासिल करते हैं। तो यूं न्यूरॉन्स को ये जिंदा रख रहा है। अगर ये ना हो तो फिर आपका नर्वस सिस्टम खराब हो जाएगा, मुतासिर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट सेल्स होते जरूर है, लेकिन बहरहाल ये नर्वस कोऑर्डिनेशन इनका काम नहीं है। ये नर्वस कैरी नहीं, ये नर्वस इंपल्स कैरी नहीं कर रहे हैं ना, तो ये नर्वस कोऑर्डिनेशन इनका काम नहीं है। सो ये हमने नर्वस सिस्टम को स्टार्ट किया, हमने देखा कि एनिमल्स के अंदर दो तरह का कोऑर्डिनेशन होता है। अगर एनिमल में हम देखते हैं कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को पैगाम जा रहा है करंट की सूरत में, नर्व इंपल्स की सूरत में, तो हम इस कोऑर्डिनेशन को कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। और अगर हम देखेंगे कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पैगाम कैरी हो रहा है एक केमिकल सब्सटेंस की सूरत में, एक केमिकल सब्सटेंस की सूरत में, तो इसको हम कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो पूरा एक सिस्टम मेंटेन कर रहा होता है, उस सिस्टम को हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का जो पूरा काम करने का प्रोसेस होता है, उस पूरे रास्ते, उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं नर्वस पाथवे। स्टिमुलस, सेंस ऑर्गन, रिसेप्टर्स, एफरेंट पाथवे, फिर ब्रेन, फिर एफरेंट पाथवे, फिर इफेक्टर्स, रिस्पॉन्स, ये पूरा पाथवे मैंने आपको बताया। फिर हमने देखा कि हमारे ये जो नर्वस सिस्टम में जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, ये सारे कंपोनेंट्स खास किस्म के सेल्स से बने हुए होते हैं, जिनको हम कहते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स मेजर सेल्स होते हैं, ये ना सिर्फ इम्पल्स को बनाते भी हैं, बल्कि अपने अंदर से इम्पल्स को कंडक्ट करके पूरे नर्वस सिस्टम के पाथवे को कंटिन्यू रख रहे होते हैं, जिंदा रखते हैं। जबकि न्यूरोग्लिया या ग्लियल सेल्स कुछ ऐसे सेल्स होते हैं आपके नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, जो आपके न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं। उनके अंदर माइलिन शीट्स डेवलप करते हैं, उनको फूड प्रोवाइड करते हैं, उनके पास से जो फैगोसाइटिक फंक्शंस करते हैं, उनको एक दूसरे से दूर रखते हैं। ठीक है जी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है इस नर्वस सिस्टम के पूरे जो तमाम पार्ट्स हैं एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ब्रेन को देखेंगे कि ब्रेन हमारा जो है वो नर्वस सिस्टम का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये क्या पार्ट है, किस तरह काम करता है, क्या स्ट्रक्चर है। फिर स्पाइनल कॉर्ड पर बात करेंगे, रिसेप्टर्स पर बात करेंगे, और नर्व्स पर बात करेंगे जी। उसके बाद हमारा नर्वस सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो फिर हमने जो केमिकल कोऑर्डिनेशन हमारी जिस सिस्टम के थ्रू होती है, एंडोक्राइन सिस्टम, उस सिस्टम पर हमने बात करनी है। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।